नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आर्मी की जो एग्जाम होने वाली है 17 अप्रैल से, हम उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर टॉपिक वाइज वो सोल्व कर रहे हैं। और अपना अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से खूब सारे एग्जाम प्रश्न में अपने प्रश्न पत्र के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया आ जाते हैं, गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तो उन्होंने आते ही भारत के अंदर छोटे मोटे 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए थे, छोटे मोटे क्षेत्रों में। ध्यान रखना, आप क्षेत्रीय आंदोलन किए थे छोटे मोटे क्षेत्रों में। तो गांधी जी के जो क्षेत्रीय आंदोलन थे उनकी संख्या कितनी थी? 3। सबसे पहले गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह। बापू ने सबसे पहले कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद में गांधी जी ने जो दूसरा सत्याग्रह किया था वो था अहमदाबाद मील, अहमदाबाद मील सत्याग्रह। और गांधी जी ने जो तीसरा सत्याग्रह किया था वो था अपना खेड़ा सत्याग्रह। ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी द्वारा छोटे क्षेत्रों के अंदर कितने जो है सत्याग्रह किए गए थे? 3 किए गए थे। अब देखो, ये भी पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? 1917 में। अहमदाबाद मील कब किया गया था? 1917-18 में। और खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था? 1918 में। दोस्तों, इन तीनों के जो है वो अलग अलग रीजन थे। जो अपना पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, इसका रीजन ये था नील की खेती। आप जब और थ्योरी पढ़ोगे, अभी अपन ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नजरिए से इसको पढ़ रहे हैं। बिहार के अंदर एक प्रणाली थी कि अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, और उस नील का मूल्य भी अंग्रेज तय करते। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भूमि में नील की खेती कर ली जाए तो वो जमीन भी बंजर हो जाती है। तो किसानों को कई प्रकार के घाटे हो रहे थे। इस प्रथा को 3 पटिया प्रणाली भी कहते थे। 3 कटिया, क्योंकि अपने बिहार के अंदर बीघा को कटिया बोलते हैं। 3 कटिया प्रणाली, तो आप ध्यान रखिएगा, 3 कटिया प्रणाली या 3/20। तो इसका रीजन क्या था? नील की खेती। बोनस में बढ़ोतरी, है ना, ये जो है अपना अहमदाबाद मील सत्याग्रह से संबंधित है। और अकाल पड़ जाने पर भी अंग्रेजों द्वारा लगान लेना, ये किसका रीजन है? खेड़ा सत्याग्रह का। तो आपको हर सत्याग्रह का रीजन पता होना चाहिए जो हमने यहां से पढ़ा है। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों ध्यान रखना, जो खिलाफत मूवमेंट है यानी खिलाफत जो अपना आंदोलन है वो मुस्लिम लीग द्वारा स्थापित किया गया था, या मुस्लिम लीग द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका एक रीजन भी है। रीजन क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें अंग्रेजों ने भारतीय मुस्लिमों को यह कहा कि आप भारत में अल्पसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है, तो हो सकता है कि भविष्य में मुस्लिमों आप पर हिंदुओं द्वारा अत्याचार किए जाए, तो उस समय आपका क्या होगा? तो मुस्लिमों ने कहा कि बताओ साहब क्या होगा? तो कहा कि अगर ऐसा हुआ भविष्य में कभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज आपकी सहायता करेंगे। तो मुस्लिम लीग ने कहा ठीक है साहब, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, इसके लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे पहले हमारी सहायता करनी पड़ेगी। तो मुस्लिम लीग ने कहा बताओ क्या सहायता करें? बोला अभी विश्व युद्ध चल रहा है और आप अपनी जो है अपने मुस्लिम सैनिकों को हमारी तरफ से लड़ने के लिए भेजो। तो मुसलमानों ने जो है वो अपने सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भेज लिया। अब दोस्तों, विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में 1919 में तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की जो है वो हार गया जो पक्ष था उसमें था, तुर्की के साथ एक संधि हुई और उस संधि का नाम था सेब्रे की संधि। तुर्की के साथ जो संधि हुई थी उस संधि का नाम क्या था? सेब्रे की संधि, 1919 के अंदर। और दोस्तों, तुर्की का जो मेन राजा होता था उसे कहते थे खलीफा। क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। और ये जो खलीफा है ना वो मुस्लिमों का धर्म गुरु था। खलीफा कौन था? मुस्लिमों का धर्म गुरु। तो अंग्रेजों ने क्या किया?
कि इस सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का जो खलीफा था, पूरे विश्व के मुस्लिमों का धर्मगुरु, उसे पद से हटा दिया। और जब खलीफा को पद से हटाया तो वो अंग्रेज जो 1914 में ये बोल रहे थे कि हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे, और 1918 में अंग्रेजों ने मुस्लिमों के धर्म की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए दोस्तों 1918 ईस्वी में, आप ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने कौन सा आंदोलन किया था? खिलाफत आंदोलन। बाद में जो है महात्मा गांधी भी इससे जुड़ गए थे, खिलाफत आंदोलन से। और महात्मा गांधी तो यही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए। तो गांधी जी को लगा कि हाँ, अब हिंदू और मुस्लिम एक है। तो फिर महात्मा गांधी अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन की घोषणा कर देते। आपको यहां से ये ध्यान रखना है। आगे चलो, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों आपको यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। जब भारत में महात्मा गांधी आए, यानी कि इंडिया में कौन सा युग प्रारंभ हुआ? गांधी युग। और गांधी ने छोटे मोटे आंदोलन किए। सभी आंदोलन के अंदर गांधी जी को जब सफलता प्राप्त हुई तो ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर एक अलग सा माहौल पैदा हो गया। इतने दिन हम यहाँ के अपने जो लोग थे वो अंग्रेजों से डरते थे, लेकिन गांधी जी ने जब 3-3 बार अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया तो एक अलग सा माहौल पैदा हो गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का माहौल पैदा हो, इसलिए 1919 में ब्रिटेन की संसद में सर सिडनी रोलेट द्वारा एक एक्ट पारित हुआ, और उस एक्ट का नाम क्या था? रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? 1919 के अंदर। रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 के अंदर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये जो रोलेट एक्ट है ना, इसे दोस्तों भारतीय लोगों ने काला कानून कह के पुकारा। कौन सा कानून? काला कानून। काला कानून क्यों कहा? क्योंकि इस कानून के तहत अगर किसी पर डाउट भी हो गया कि ये स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है तो उसको भी उठा के जेल के अंदर डाल देंगे। कम से कम 2 साल की सजा, न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील। इसलिए अपने भारतीय लोगों ने इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा था। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? देखो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे अपने को राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा है। अगर महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन पूछता तो अपन चंपारण सत्याग्रह करते। क्षेत्रीय आंदोलनों में यहां क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी का जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन था दोस्तों वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1920 ईस्वी के अंदर। आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी ने बड़े सोच समझ के इसका नाम असहयोग आंदोलन रखा था कि भारतीय लोग अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, हर चीज पर हम बहिष्कार करेंगे। आगे चलो, चोरी कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? देखो इधर, अभी खैर मैंने आपको बताया ही था कि अपने भारत के अंदर एक आंदोलन स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 ईस्वी के अंदर। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि भारत में किसी भारतीय द्वारा चलाया गया बहुत बड़ा आंदोलन था, पहला आंदोलन था, 1920 में स्टार्ट हुआ। तो भारतीय लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। 1921 में यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। ऐसा लग रहा था कि 1-2-5 साल के अंदर ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसात्मक नीति पर चलने वाले थे, यानी कि गांधी जी की जो नीति थी वो कैसी थी? अहिंसात्मक। तो गांधी जी ने कहा कोई हिंसा मत कर देना, बाकी अंग्रेजों को तो मैं भगा दूंगा भारत से बाहर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, यूपी के गोरखपुर जिले में अपने एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम क्या है? चोरा चोरी। यहां पे एक आंदोलनकारी जो है वो नारे लगाते हुए महात्मा गांधी जिंदाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी मुर्दाबाद निकल रहे थे। सामने एक पुलिस की चौकी थे। कुछ लोगों ने कहा कि रहने दो यार, उधर पुलिस की चौकी है तो अपन दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ एक लोगों के तीतर का बाढ़ होता है, नहीं जाएंगे तो थाने के सामने से। तो वो लोग थाने के सामने से गुजरने लगे। पुलिस को डाउट हुआ तो पुलिस ने उनको रुका लिया कि आप इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते हो किसी राजकीय थाने के सामने खड़े होकर। तो आंदोलनकारियों में भी कुछ आंदोलनकारी ऐसे थे, बोले क्या कर लोगे तुम? पुलिस वालों ने कहा अच्छा हाँ। बोले क्या कर लोगे तुम? पुलिस वालों ने कहा गोली चला देंगे। बोले चला रहा बता। तो पुलिस वालों में भी 1-2 ऐसे पुलिस वाले थे, चला दी एक गोली। गोली चली, आंदोलनकारियों की संख्या ज्यादा थी, वो पुलिस के ऊपर टूट पड़ते हैं। लगभग 32 पुलिस कर्मी और थानाधिकारी होते हैं, उन सबको जेल में डाल के और जिंदा चला देते हैं।
ठीक है, तो ये जो घटना है वो अपनी 5 फरवरी 1922 की थी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी की। तो जब चोरा चोरी कांड हुआ, यानी कि इसमें क्या हो गई, हिंसा हो गई, तो महात्मा गांधी ने इस कांड की वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया था, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। आगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 के अंदर होती है, और 2 भारत के नेता उस समय, एक तो थे चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास, और एक थे अपने मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर और स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। अब इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना क्यों की, इसके पीछे रीजन क्या था, तो आप ध्यान से सुनना। 1919 का एक अधिनियम आया था जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, और 1919 के अधिनियम के तहत दोस्तों भारत के अंदर प्रांतों में, प्रांतों का मतलब है राज्यों में, द्वैध शासन लगा था। प्रांतों के अंदर क्या लगा था? द्वैध शासन लगा था, जो भारतीयों को स्वीकार नहीं था। भारतीयों ने कहा अगर द्वैध शासन लगाना केंद्र में लगाओ, प्रांतों में लगा के क्या करोगे? तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया, तो इन लोगों को इस द्वैध शासन की प्रणाली को झूठी साबित कर रहा था, इसलिए इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है कि बाद में इन्होंने, मैंने पूरी पार्टी की सरकार भी बनती है स्वराज्य पार्टी की, और बाद में इन्होंने सबने इस्तीफे दे दिए। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर हुई। आगे चलो, साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? ये भी आप ध्यान रखना अपना, अभी मैंने आपको बताया था 1919 का अधिनियम, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब ये अधिनियम आया कब है? 1919 के अंदर। तो इस अधिनियम में नीचे, सबसे नीचे नोट डाल के लिखा हुआ था कि इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, यानी ब्रिटेन की संसद द्वारा जो चीजें भारत के अंदर लागू की गई है वो किस हद तक लागू हुई है, हम जो कंसेप्ट लेके आए हैं वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद। यानी कि 1919 के अधिनियम में जो चीजें लागू की गई थी उसकी जांच होगी, और कितने सालों बाद होगी? 10 सालों बाद। तो वैसे देखा जाए तो फिर ये जांच आयोग जो है वो 1929 में भेजा जाना था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव थे, इस वजह से साइमन कमीशन 1927 में ही भेज दिया गया। 1927 में इसका गठन हुआ, 1927 में तो क्या हुआ? गठन हुआ। और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1928। 2 बार आया था ये, एक बार फरवरी 1928 में और एक बार अक्टूबर 1928 में। और अपने जो भारतीय लोग थे, आप ध्यान रखना, साइमन कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया? श्वेत कमीशन, कि सारे के सारे अंग्रेज यानी गोरे लोग हैं। और भारतीयों ने इसका विरोध किया, और विरोध करे क्यों नहीं, कि 7 के 7 सदस्य और 7 के 7 कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज तो अपनी रिपोर्ट सही बनाएंगे, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का दोस्तों क्या किया? विरोध किया और नारे लगाए, गो बैक साइमन। ध्यान रखना आप, गो बैक साइमन के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। और जो ये दूसरी बार विरोध हुआ था अक्टूबर 1928 के अंदर, तब आप ध्यान रखना दूसरी बार साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और इनके ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है सैंडर्स। इसके कहने पर लाठीमारी की जाती है और उस वजह से लाला लाजपत राय की लगभग महीने भर बाद में डेथ हो जाती है। तो लाला लाजपत राय एक डायलॉग मार के जाते हैं कि अंग्रेजों, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। तो यहां से अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलो, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस आंदोलन के दौरान किया? दोस्तों ध्यान रखना, यहां हमसे क्या पूछा गया? दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस समय नमक कानून तोड़ा था, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930, और 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने
अपने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से लेकर और गुजरात के समुद्र तट तक एक यात्रा की थी, जिसमें आप ध्यान रखना इसमें महात्मा गांधी जी के साथ में 78 अनुयायी थे। यानी कि गांधी जी के और कितने अनुयायी थे? 78। और एक खुद कौन थे? महात्मा गांधी। यानी कि टोटल कितने लोगों ने दांडी मार्च की? तो आपसे पूछे 79। इसी को दांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, तो दांडी मार्च किस आंदोलन के दौरान हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो है, अगर आपसे पूछे ओनली कि टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहां हुए थे? अपने इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। और लंदन के अंदर भी एक पैलेस है जिसका नाम है सेंट जेम्स पैलेस। पैलेस का नाम क्या है? सेंट जेम्स पैलेस। टोटल कितने आयोजित हुए थे? 3 आयोजित हुए थे। जो 1930 ईस्वी है, 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखो गोलमेज का मतलब क्या है? गोलमेज, राउंड टेबल, यानी कि गोल टेबल थी, उसके चारों तरफ बैठ के इन्होंने जो सम्मेलन किए वो गोलमेज सम्मेलन हो गए। 1931 के अंदर सेकंड गोलमेज सम्मेलन और 1932 के अंदर थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ये आपको ध्यान रखना भाई कि टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? देखो ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो हम नेहरू दिखते ही अपने को एक ही याद आता है, यार नेहरू तो कौन? जवाहरलाल नेहरू। अपन अधिकतर इसका आंसर ये कर देते हैं, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। था क्या भाई? भारतीय लोग ही बोल रहे थे अंग्रेजों को कि हमें स्वतंत्र करो, हम चला लेंगे अपने देश को। तो अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ा उपाय था कि तुम किसी देश को चलाओगे तो देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, तुम्हारा संविधान का है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम संविधान बना नहीं सकते हैं, कि बना लेंगे हम संविधान। अंग्रेजों ने कहा नहीं। अभी भारत के अंदर 2 पार्टियां हैं, मेन पार्टियों की अगर बात की जाए तो एक तो पार्टी थी उस समय कांग्रेस, और एक मुस्लिमों की जो थी उसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग। बोले ऐसा संविधान बनाओ जो दोनों पार्टियों को स्वीकार हो, यानी कि उस संविधान को कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर ले और मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर ले, तो हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। अब अंग्रेजों को ये अच्छे से पता था कि कांग्रेस संविधान बनाएगी उसे मुस्लिम लीग स्वीकार नहीं करेगी, और जो मुस्लिम लीग बनाएगी वो कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। तो कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं बनाता हूं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। 1927 ईस्वी के अंदर, आप ध्यान रखना। तो आगे चलो, सांप्रदायिक पंचांग किस ब्रिटिश पीएम द्वारा लाया गया? दोस्तों सांप्रदायिक पंचांग क्या था? सांप्रदायिक पंचांग का मतलब यह है कि जाति के आधार पर लड़ाना, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा। जाति के आधार पर लड़ाना, लेकिन किसको लड़ाना? अपने भारत के अंदर उस समय एक तो हिंदू थे, एक मुस्लिम थे और एक दलित थे। भारत के ब्रिटेन के उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो वास्तविकता में देखा जाए तो गोलमेज सम्मेलन आयोजित इसलिए किए गए थे कि अपन मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दलित वर्ग को आपस में लड़ाएंगे बोले, लेकिन महात्मा गांधी गए नहीं थे। महात्मा गांधी तो ओनली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और रैमजे मैकडोनाल्ड जो है बाद में क्या लेके आता है? सांप्रदायिक पंचांग लेके आता है, ठीक है, जिसमें जाति के आधार पर भारतीयों को लड़ाना था। आगे चलो नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों आप ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, गांधी जी का जो दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का जो दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन था वो कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इस समय गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था ये स्टार्ट? तो अभी मैंने आपको बताया था दांडी मार्च से, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये स्टार्ट हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि 5 मार्च 1931 को, लगभग 1 साल पहले, 1 साल बाद में लगभग, है ना, उस समय जो अपने भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था इरविन। ये जो इरविन है वो क्या है? भारत के जीजी है, और गांधी जी को तो आप जानते ही हो। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। कब हुआ वो? 5 मार्च 1931 को। इसी को क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्या लाया गया था? सांप्रदायिक पंचांग। और सांप्रदायिक पंचांग को और कोई समझे कि नहीं समझे, लेकिन महात्मा गांधी समझ गए थे कि अंग्रेज लोग हमें जाति के आधार पर लड़ाना चाहते हैं, दलित वर्ग को भी कांग्रेस से अलग करना चाहते हैं। तो जब बी आर अम्बेडकर को भी लालच मिला सीटों का, तो उन्होंने भी कहा ठीक है अंग्रेजों, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। महात्मा गांधी उस टाइम अपनी जेल के अंदर थे, यरवदा जेल के अंदर, ऐसा कहा जाता है, सॉरी पूना जेल के अंदर थे उस टाइम महात्मा गांधी। जब गांधी जी को ये पता चला तो गांधी जी ने कहा, बी आर अम्बेडकर तो अंग्रेजों के चक्कर में क्यों आ रहा है ना, मेरे से एक बार मिलने के लिए हम बैठ के बात करते हैं, जो होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे। अम्बेडकर ने मना कर दिया, नहीं, मुझे तो अंग्रेजों ने जो पॉलिसी दी है वो अच्छी लगी और मैं तो उसी को फॉलो करूंगा। तो गांधी जी ने कहा था, एक मान जा अम्बेडकर। नहीं मानूंगा कोई। बोल देख मान जा रहे, आना पड़ेगा तेरे को खुद कोई। बोलो ठीक है देख लेंगे। गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं पूना की जेल के अंदर। और फिर ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, बड़े बड़े नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के कमेंट्स आने लगे कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो उसके पूरे जिम्मेदार बोले बी आर अम्बेडकर आप होंगे, तो आप एक बार गांधी जी से मिलो। अब जो एक बार गांधी जी से मिल रहा है उसको तो गांधी जी ऐसी घूंटी दे, ऐसी गोली दे कि वो गांधी की बातें ही बोले। तो बी आर अम्बेडकर जो थे अपने, वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए कौन सी जेल में गए? पूना जेल के अंदर। और पूना जेल में इनके बीच में जो समझौता हो उसको क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। अब ध्यान रखना, जो पूना पैक्ट था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को। किस किस के बीच? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। आगे चलो। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को बिना ब्रेक वाला इंजन, मतलब कि कांग्रेस वालों को अच्छा नहीं लगा होगा, कौन सा अधिनियम? तो 1935, 1935 का अधिनियम। एक आप दोस्तों और ध्यान रख लेना, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कराची अधिवेशन कांग्रेस का, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कराची के अंदर। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी मांग जो है वो स्वराज्य से हटाकर क्या कर ली थी? पूर्ण स्वराज्य। ये भी प्रश्न आता है कि कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में अपनी मांग स्वराज्य से क्या कर ली थी? पूर्ण स्वराज्य। और आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो लगभग दिसंबर माह में होते थे। तो इस डेट से कुछ ही दिन बाद, यानी कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर और अपने रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया। कौन सा झंडा फहराया? तिरंगा झंडा। और जो ये डेट है, इस दिन उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस, ध्यान रखना आप, ये प्रश्न भी आता है कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। 15 अगस्त 1947 नहीं, उस समय तो भारत स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए तो अपना संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी की डेट को इतिहास में अमर करना था, इसलिए संविधान को 2 महीने रोक दिया गया था। आपको इस चीजों को ध्यान रखना है। आगे चलो। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को किस पार्टी के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझने लायक चीज है। अभी मैंने आपको बताया 1935 का अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान आया कि अब प्रांतों से द्वैध शासन हटा के और कहां लगा दिया? केंद्र में। जो द्वैध शासन था वो कहां लगा दिया गया था? केंद्र में। तो जैसे ही केंद्र में द्वैध शासन लगा
तो अपने भारत के अंदर चुनाव हुए 11 प्रांतों में क्या हुए, चुनाव हुए। अब चुनाव में उस समय कौन कौन सी पार्टियां थी? कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, बंगाल कृषक दल था, एक पंजाब की अपने यूनियनिस्ट पार्टी थी। 4 महत्वपूर्ण पार्टियां थी। उसमें से यानी कि 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में जो है वो किसकी सरकार आती है? कांग्रेस की। यानी कि बहुमत किसका हो गया? कांग्रेस का। कांग्रेस में खूब सारे मंत्री बन गए। अब 1939 में यानी कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस को बिना पूछे अंग्रेजों ने अपने भारतीय फौजियों को शामिल किया। तो कांग्रेस ने कहा है ये कौन सा सिस्टम, जब सरकार साडी अपनी यानी कि सरकार हमारी है और हमारे लोगों को तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज रहे हो तो हमारे को पूछो तो सही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा अच्छा बोल तुम इतने बड़े हो गए आज तो पूछ भी तुम्हारे नहीं पूछेंगे बोल। तो कांग्रेस ने कहा बोले फिर हमारी सरकार का मतलब ही क्या है, पकड़ो इस्तीफा। सबने इस्तीफा दे दिया। अब जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मजा किसको आया? मुस्लिम लीग को, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहता था। इसलिए मुस्लिम लीग ने कहा कि मजा तो आज आया, बोले आज मुक्ति मिल गई बोले मैं। तो उन्होंने कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस। आगे चलो नेक्स्ट। भूदान आंदोलन किसने चलाया? देखो भूदान आंदोलन का मतलब क्या? भूदान यानी कि जमीन का दान। जिसके पास में एक्स्ट्रा जमीन है यानी कि ज्यादा जमीन है उसको क्या कर दो? दान कर दो। विनोबा भावे ने गलत ही चला दिया था, लोग बाग क्यारों के लिए मर जाए तो जमीन दान कौन करे? बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? आप इसमें सिंपल सा ध्यान रखना, बारदोली जो सत्याग्रह वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले इनका जो नाम है ना वो ओनली सरदार वल्लभ भाई पटेल था। बाद में ये जो सरदार है वो इन्हें बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। आगे चलो नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों आप सबको पता ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 को प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने घोषणा की थी और 9 अगस्त को ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या इस समय अपने जो भारत के जीजी थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के जो जीजी थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। इनको पता चला कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को आंदोलन की घोषणा कर दी है और गांधी बाबा ने इस बार एक नारा दिया, डू और डाई, कुछ करो या मरो। तो इतने दिन तो गांधी जी खुद ही अहिंसा करते थे, लेकिन गांधी जी को लगा अंग्रेज लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, तो उन्होंने नारा दिया करो या मरो। अब ध्यान रखना ये प्रश्न भी आता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कहां दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जब ये नारा दिया महात्मा गांधी ने तो लॉर्ड लिनलिथगो को लगा यार इस बार तो गड़बड़ होगा, गड़बड़ हो उससे पहले ही जो भारतीय नेता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आप ध्यान रखना 8 से 9 अगस्त की जो बीच की रात थी उस समय अंग्रेजों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो हॉर। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो हॉर। और ऑपरेशन जीरो हॉर के तहत जितने भी अपने भारत के नेता थे कांग्रेस के उन सबको उठा के कहां डाल दिया? जेल के अंदर डाल दिया। इवन जो महात्मा गांधी जी थे है ना उन्हें भी अपने पूना के आगा खां पैलेस, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। यह प्रश्न भी आता है कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी जेल में रखा? तो पूना के आगा खां पैलेस में। और फिर जब सारे ही जेल के अंदर थे तो ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की थी जिसने भूमिगत होकर यानी कि अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसका नाम था उषा मेहता। लड़की का नाम क्या था? उषा मेहता। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष? ये रिपीट हो गया 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के अंदर 3 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टूपिड क्रिप्स, इसलिए क्रिप्स मिशन कहा गया। आगे चलो। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सिंपल सा सीधा आपको ध्यान रखना है 1946 के अंदर।
कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? इस मिशन के अंदर जितने भी लोग थे वो सब ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। माउंटबेटन योजना कब आई? तो माउंटबेटन योजना 1947 के तहत आई और इसके तहत अपने भारत को आजाद कर दिया गया था। आगे चलो, आगे क्वेश्चन ये। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।